राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ भारत रत्न सम्मान समारोह। भारत के महान दिग्गजों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को किया गया सम्मानित। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को किया गया सम्मानित। लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर पर किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से देंगी भारत रत्न सम्मान। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने जारी किया मिसाइल परीक्षण का वीडियो। मेरठ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो। जोरों पर चल रही है तैयारी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की कही बात। और साथ ही बोले प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को करना है पूरा। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। हार्ट अटैक से हुआ था निधन। मुख्तार को दफन करने से पहले निकाला गया था जनाजा। भारी संख्या में जुटे थे अंसारी के समर्थक। यूपी के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से बड़ा हादसा। महिला समेत 4 लोगों की मौत। खाना बनाते वक्त लगी थी आग। देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम। हालात का लिया जायजा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। दुर्घटना गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ, कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जो उनको नियमानुसार कंपनसेशन देगा हम लोग उसको दिखा पाएगा। बुलंदशहर में गंगा नदी के पास ढहा निर्माणाधीन पुल। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंबेडकर नगर में अपहरण मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। अपहरणकर्ता को किया गया गिरफ्तार। अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का तांडव। शमशाबाद में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हिमाचल से बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। मनाली और कुल्लू से बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। ब्राजील के रेसिफ में आग का तांडव। एक निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। ऊपरी हिस्से को पहुंची क्षति। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग। इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूएस के डेट्रॉइट में हुई गोलीबारी का वीडियो आया सामने। पार्किंग की जगह को लेकर हुए विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से हुए थे जख्मी। गाजा में युद्ध को लेकर के यमन के सना में यमन वासियों ने किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ हजारों की संख्या में जुटे यमन वासी। गाजा पट्टी पर नहीं रुक रही है जंग की दास्तान। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा भेजी मानवीय सहायता। हवाई सहायता के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई मानवीय सहायता। इजराइल का लेबनान पर फिर अटैक। दक्षिण लेबनान के अल बजौरिया शहर में एक कार को बनाया गया निशाना। ड्रोन के जरिए किया गया हमला। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जो बाइडेन का किया गया जोरदार स्वागत। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और मनोरंजन जगत से कई बड़े लोग समर्थन करते नजर आए। मॉस्को में हुए गोलीबारी के बाद एक महिला का दर्द आया सामने। वीडियो जारी कर फायरिंग की घटना को बताया पूरी तरह से सपना। मॉस्को गोलीबारी में 140 लोगों की हुई थी मौत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। महागठबंधन में खेला बाकी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खबर बिहार के पूर्णिया सीट से है, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस और आरजेडी में लगातार घमासान की तस्वीर देखने को मिल रही है। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस की टिकट पर वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने भी पहुंचेंगे। आपको बता दें लगातार ये तकरार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पप्पू यादव ने कहा था पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया में ही उनकी असली ताकत है, एक लगाव है और यहीं से वो लगातार चुनाव लड़ते और जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से कुछ और ही बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा
पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। तो देखिए अब पप्पू यादव से किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी चुनाव मिलकर के लड़ रहे हैं। कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली थी, आरजेडी ने अपने खाते में सीट रखी थी, लेकिन पप्पू यादव ये कह रहे थे कि कैसे मैं अपने अंतिम वक्त तक पूर्णिया के लिए खड़ा रहूंगा, वहीं से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब कैसे पल्ला झाड़ लिया गया, व्यक्तिगत फैसला बताया जा रहा है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला ये कहा जा रहा है। अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है सामने, सुनिए जरा। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गठबंधन का हिस्सा, और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। देखिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो महागठबंधन बना या इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये पूर्णिया का मसला तो ऐसा लग रहा है बहुत गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस आरजेडी तो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं मैं तो कांग्रेस से ही लड़ूंगा चुनाव। पप्पू यादव ने तो मन बना लिया है चुनाव लड़ने का। वो कांग्रेस पार्टी उन्हें सिंबल देती है या नहीं देती है, ये कांग्रेस आला कमान पर निर्भर करता है। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके तहत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंबल देने जा रही है उन्हें। और क्योंकि दोस्ताना फाइट कुछ होता नहीं है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग के तहत पिछले दफा जो 9 सीटें मिली थी, उसी के तहत 9 सीटें मिल गई हैं। तो अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो पप्पू यादव आरजेडी के वोट बैंक यानी कि यादवों के कुछ वोट बैंक को डैमेज कर सकते हैं, जिसका नुकसान आरजेडी के कैंडिडेट को ही होगा। तो इसके तहत वो गठबंधन में विरोधाभास आएगा। तो वो दोस्ताना संघर्ष के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? पप्पू यादव के लिए क्या कांग्रेस तिलांजलि देने के लिए तैयार है इस गठबंधन को? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जबकि पप्पू यादव की पत्नी जो है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, और उसके बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को मर्ज किया। लेकिन संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सिंबल या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। निर्दलीय पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 1991 की बात है, आज से 33 साल पहले। और 33 साल पहले वाले पप्पू यादव और अब के पप्पू यादव के जनाधार में काफ़ी अंतर है। पहले उनके बाहुबली की एक छवि थी, और जो बिहार में बोलबाला था बाहुबलियों का, और बाहुबलियों के डर से लोग वोट दे देते थे। अब वो दौर रहा नहीं कि बाहुबल के डर पर लोग वोट करें। मतदाता काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और सब पार्टियों का अपना अपना आधार वोट बैंक है। जैसे यादव जाति, जिस जाति से पप्पू यादव आते हैं, उनका ज़्यादा जनाधार जो है लालू यादव के पास है। अब देखना है कि क्या पप्पू यादव की लोकप्रियता इतनी है कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे अपनी लोकप्रियता के कारण। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल प्रकाश जी, और इंतजार सभी को है। 2 अप्रैल का भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर ये पता नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। पप्पू यादव पर बीजेपी की तरफ से गया और आलोक की तरफ से ये तंज कसा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पप्पू पर बीजेपी के अजय आलोक कहते हैं कि असफल डॉक्टर की तरह हो चुके हैं पप्पू यादव। वो कांग्रेस को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कुछ और तर्क दे रही है। दोनों ही कांग्रेस आरजेडी इंडी गठबंधन में एक घमासान की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। लेकिन आलोक राय ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मैं किस पे तरस खाऊं, किस पे तरस खाएं? भारतीय जनता पार्टी किस पे तरस खाए? पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं।
तो बिहार में जो इंडी गठबंधन है उसने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बना लिया, लेकिन ये कहे कि नाराजगी भी मोल ले ली है। जो एक तरह से अभी पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उनकी पार्टी का उन्होंने विलय कांग्रेस में कर लिया था, लेकिन पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बगावती तेवर अपनाने को तैयार है पप्पू यादव। लेकिन इससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्या समीकरण बिहार में बन रहे हैं, इस वीडियो की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस और आरजेडी में चल रही खींचतान थम चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पूर्णिया की सीट आरजेडी को मिल गई है, लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया प्रेम दर्द के रूप में रह रहकर छलक रहा है। उनके बगावती तेवर की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बात पप्पू यादव को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने सीटों के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस से नामांकन करने की ठान ली। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पप्पू यादव ने टिकट पाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। टिकट पर दावा ठोकने के लिए विशाल जनसभा कर अपने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन पप्पू यादव को बदले में भी धोखा मिला, जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। मैं पूर्णिया मर जाऊंगा, आत्महत्या होगी मेरे लिए। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का नहीं जाएंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। पूर्णिया की भावनाओं को जो मेरा इमोशनल टच है नहीं होंगे। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी में भूचाल आ चुका है। हालांकि बीमा भारती ने पप्पू यादव को अभिभावक बताया था, यही नहीं उन्होंने दावा किया था कि पप्पू यादव पूर्णिया में उनका समर्थन करेंगे। वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव के बगावती तेवरों ने बिहार में इंडी गठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ईडी ने सम्मन किया था, वो पहुंच गए ईडी दफ्तर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शराब घोटाला मामले में ईडी ने सम्मन भेजा था। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उनसे अब सवाल जवाब होंगे। केजरीवाल के एक और मंत्री को ईडी का सम्मन। दिल्ली सरकार का एक और मंत्री अब शराब घोटाले की चपेट में। दरअसल ईडी की तरफ से एक सम्मन भेजा गया था और बताया जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में ही यह सम्मन कैलाश गहलोत को भेजा गया है, जिसके चलते वो ईडी दफ्तर पहुंचे कैलाश गहलोत। अब उनसे होंगे सवाल जवाब। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, खबर तो मिल चुकी है कि अब कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लंबी पूछताछ हो सकती है, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लगभग थोड़ी देर पहले 11:34 पे कैलाश गहलोत जो है ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ये बताया जाता है कि कुछ ही देर में उनसे जो सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है ईडी अधिकारियों द्वारा, वो क्वेश्चनिंग जो है कैलाश गहलोत से शुरू की जाएगी। क्योंकि ये माना जाता है कि जो मिनिस्टर ग्रुप बनाया गया था उसमें कैलाश गहलोत का भी नाम था, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें कैलाश गहलोत की इन्वॉल्वमेंट थी। और साथ ही साथ इसके अलावा ये बताया जाए जो विजय नायर था शराब कारोबारी, वो इनके सरकारी आवास पर रुकता था, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, जिसके आधार पर आज ईडी ने इनको समन किया था। और अब आम आदमी पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है कैलाश गहलोत, वो इस समय ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। कुछ ही देर में जो क्वेश्चनिंग का सिलसिला है वो ईडी अधिकारियों द्वारा शुरू किया जाएगा। जी।
बिल्कुल। और साहिल, जैसा आप बता रहे हैं, चूंकि ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था कैलाश गहलोत की ओर से, चूंकि इंटरोगेशन अरविंद केजरीवाल से भी चल रही है, ये कहें कि बहुत सारी चीजें हैं ईडी के पास, और कैलाश गहलोत भी अब मुश्किलों में आ सकते हैं क्योंकि उनके जो मुखिया है वो तो है ही अंदर। निश्चित तौर पे कैलाश गहलोत की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी ने सम्मन किया तो किसी पुख्ता आधार पे ही इनको सम्मन किया होगा, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा जो सबूत है इस पूरे मामले में है, जिसके बाद एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो इस पूरे शराब की नीति मामले में हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कस्टडी में लिया था, अब उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसको कैलाश गहलोत को ईडी ने सम्मन किया है, तो इससे ये साफ हो सकता है कि किसी ग्राउंड के आधार पर